फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर बताइए कि जुडिशरी के प्रिपरेशन से पहले हमें क्या रिसर्च करनी है, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमें कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या पॉइंट्स है जो हमें दिमाग में रखने चाहिए जुडिशरी की पढ़ाई करते वक्त कि जो हमें आसानी से जुडिशरी को क्लियर करने में हेल्प करे। ये आज का हमारा वीडियो उन सभी प्रॉब्लम्स पे कंसर्न्ड है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी एंड स्ट्रेटेजीज टू क्लियर जुडिशरी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जुडिशरी के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या ग्राउंड वर्क करनी है, क्या रिसर्च करनी है। सबसे पहले तो आपको जवाब मिलना चाहिए आपके क्वेश्चन का कि आपका पर्पस क्या है, आप जज बनना क्यों चाहते हैं। इसका आंसर आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के इन्फ्लुएंस में तो आके नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के साथ साथ ही जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद करते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं यार भाई मेरा दोस्त भी कर रहा है जुडिशरी तो मैं भी वहाँ कोचिंग में चला गया कि कुछ वक्त और साथ बैठ जाएंगे, चलो यहीं कुछ करके देख लेता हूँ। मेरा एम तो नहीं था जुडिशरी करने का, पर मेरा दोस्त गया, उसने मुझे सजेस्ट किया तो मैं भी चला गया। नहीं, आपको अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप जुडिशरी क्यों करना चाह रहे हैं, जुडिशियल एग्जामिनेशंस क्यों देना चाह रहे हैं, आपको क्यों जज बनना है। सेकंड, आपको प्रायोरिटी क्लियर करनी है कि आपने कौन से स्टेट टारगेट किए हैं, आपको कौन से स्टेट के अंदर अपीयर होना है। तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपको ऐसे स्टेट को टारगेट करना है और उनसे मिलते जुलते जो भी सब्जेक्ट्स का एक्ट है, जो भी उनका कोर्स स्ट्रक्चर है, उनका आपको ग्रुप बना लेना है। आपको अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग पैटर्न के स्टेट्स में एग्ज़ाम देने की जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन्हीं स्टेट को टारगेट करना है जो आपके टारगेटेड स्टेट के सिमिलर कोर्स के स्टेट्स हो, क्योंकि ऑल इंडिया जुडिशरी हमारे पास है नहीं अभी। तो आपको टारगेट करने ही पड़ेंगे कि आपको कौन से स्टेट के देने हैं, और आपको स्टिक रहना है उसी की तरफ और क्लियर रहना है। आपको अपने टारगेटेड स्टेट्स बदलने नहीं है बार बार, क्योंकि पैटर्न ऑफ स्टडी सबका अलग अलग होता है। हर एक स्टेट का पैटर्न पढ़ने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर पिछले 3 साल के जितने भी पेपर हुए हैं आपके टारगेटेड स्टेट के, आपको उनका एक एनालिसिस बनाना है। उन पेपर के थ्रू, उन पेपर को आपको रीड करना है, एक एक क्वेश्चन रीड करना और एनालिसिस निकालना है कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो थ्योरेटिकल पूछे जा रहे हैं, वो प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, या वो मिक्स्ड पेपर आ रहे हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों पूछ रहे हैं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन नंबर क्वेश्चन है, कैसा आ रहा है। जैसे बात करें अगर यूपी उत्तराखंड की, तो वहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और ज़्यादा आते हैं। और दूसरी बात करें अगर हम डीजेएस की या दिल्ली या हरियाणा की, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तीसरे हम बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कुछ थ्योरेटिकल लेवल मेंटेन करके चलते हैं। तो आपको ये एनालिसिस क्रिएट करना ज़रूरी है कि आपके टारगेटेड स्टेट का क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न कौन सा है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पैटर्न क्रिएट कर सकते हो कि हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी है, क्या सेक्शन नंबर्स हमें याद करने, क्या सेक्शन नंबर याद करने की ज़रूरत है या नहीं है, या हमें सिर्फ फोकस कंसेप्ट पे देना है, या हमें एनालिटिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब ये सब ग्राउंड रिसर्च होने के बाद हम देखेंगे कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, कि आखिरकार हम स्टार्ट करेंगे कैसे पढ़ना, क्या स्ट्रैटेजीज हमें पॉइंट्स ध्यान में रखनी है। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, उससे पहले आपको ये 9 पॉइंट दिमाग में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपका आता है कि पैटर्न ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए आपका। पैटर्न ऑफ स्टडी का मतलब है कि आपकी तैयारी जो है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होनी चाहिए या मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। प्रीलिम्स ओरिएंटेड का मतलब है, कुछ लोग होते हैं जो तैयारी करते हैं कि पहले हमारा प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाए फिर मेंस की तैयारी कर लेंगे, और कुछ होते हैं जो कहते हैं कि मेंस की तैयारी करो तो प्रीलिम्स अपने आप निकल जाएगा। मेरा ये मानना है कि आपको तैयारी मेंस ओरिएंटेड करनी चाहिए, जिसमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशंस, प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट इंक्लूड हो। इसका क्या मतलब हुआ, मेंस ओरिएंटेड तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर्स तैयार करने बैठ जाओ, कंसेप्ट के इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं आप क्वेश्चन आंसर तैयार करो, ये नहीं। मेंस ओरिएंटेड तैयारी का मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर होने चाहिए, सेक्शंस जो भी रिलेवेंट है जुडिशरी के लिए वो सारे के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, प्लस आपको उनके सेक्शन नंबर याद होने चाहिए। तो आपके अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है पूरे और अच्छे से याद है, आपको कॉन्सेप्ट्स और समझ में आ चुके हैं और सेक्शन नंबर याद है, तो ये तो आपका प्रीलिम्स का पेपर इजीली क्लियर करवा देगा, और मेंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि कोई भी जुडिशरी जो होती है, एग्जाम्स होते हैं जो चेक करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, उनको बेरेक्ट की लैंग्वेज नहीं चाहिए होती है।
बेयरक्ट छापना जुडिशरी के एग्ज़ाम में बेवकूफ़ी है। वो आपसे बेयरक्ट रट के नहीं मांगते हैं, क्योंकि कोर्ट में आप बेयरक्ट को गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो, कहीं डाउट पे होता है तो आप बेयरक्ट चेक कर सकते हो। वो आपसे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि आपको इस सेक्शन की पकड़ कितनी है, समझ कितनी है। अगर आपको समझ नहीं है, पकड़ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप लैग कर जाओगे। सेकंड पॉइंट आता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है कि आपको नियमित तौर पे 3 से 4 घंटे रोज के पढ़ने चाहिए। एक क्वेश्चन बहुत बार उठता है कि सर जुडिशरी के लिए आप कितने घंटे पढ़ते थे, आप कितने घंटे पढ़ते हो, क्या आपको इतना आता है तो ज़रूर आप 18 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ते होंगे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। सबकी पोटेंशियल अलग अलग है पढ़ने का, सबका रिटेन करने का पावर अलग अलग है। कोई 1 घंटे में 18 घंटे जितना पढ़ लेता है, कोई 18 घंटे में 1 घंटे जितना भी नहीं पढ़ पाता जो दूसरा पर्सन कर लेता है। पर एक चीज़ जो कॉमन है आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको 3 से 4 घंटे की पढ़ाई डेली करनी चाहिए मिनिमम। और अगर आपको लगता है 3 से 4 घंटे में आप कम रिटेन कर पा रहे हैं तो वो टाइम आपको इंक्रीज करना है अपनी रिटेनिंग पावर के अकॉर्डिंग। आपकी रिटेनिंग क्षमता कितनी है, आप कितना याद कर पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम इंक्रीज करना है। पर आप जितना भी है आपको कंसिस्टेंसी 3 से 4 घंटे की नियमित पढ़ाई रोज़ की करनी ही पड़ेगी। चाहे संडे हो, सैटरडे हो, कोई छुट्टी नहीं है। घर पे काम हो, कहीं बाहर जाना हो, कुछ भी करना हो, आपको अपना प्लान मैनेज करके चलना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहोगे तभी आगे बढ़ोगे। नियमित तौर पे पढ़ाई करने पे ही आप अपने जो भी गोल है आपका, उसकी तरफ एक कदम आप आगे बढ़ा पाओगे। तीसरा पॉइंट है हमारा कि आपको फोकस नहीं छोड़ना है। फोकस नहीं छोड़ने से कहने का मेरा तात्पर्य क्या, मतलब क्या है कि आपके जो टारगेटेड स्टेट्स है आपको उन्हीं पे फोकस करके पढ़ाई करनी है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं अभी हमने तो जैसे राजस्थान टारगेट किया था, यहाँ पे अभी वैकेंसी आई नहीं है, चलिए भैया बिहार में वैकेंसी आ गई है तो फॉर्म भर दिया हमने, लगे हाथ हाथ मार के आ जाते हैं। या फिर बिहार के लिए हम स्पेशली अलग तरीके से पढ़ाई चालू कर देते हैं। नहीं, इससे आपका जो पैटर्न होता है वो बिगड़ जाता है। और मीनवाइल मान लीजिए अगर आपके राजस्थान में वैकेंसीज आ गई तो आप क्या करेंगे। तो आपको अपने टारगेट स्टेट पे फोकस छोड़ना नहीं है। आप दूसरे स्टेट का पेपर देने जा रहे हो, अच्छी बात है, देने जाइए, पर आपका स्टडी का पैटर्न चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो आपके टारगेटेड स्टेट में से एक नहीं है। वैकेंसी आपके स्टेट में भी आएगी, वेट करिए आराम से। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 3 पॉइंट अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले क्या था कि पैटर्न ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है। ये पैटर्न ऑफ स्टडी आपका डिपेंड करेगा आपके टारगेटेड स्टेट के एनालिसिस पे, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस पे। दूसरा, कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। 3 से 4 घंटा नियमित पढ़ाई ही आपको आगे लेके जाएगी। तीसरा, आपको अपने टारगेटेड स्टेट से फोकस नहीं छोड़ना है। फोकस अपने टारगेट स्टेट पे ही रखिए, उसी तरीके से उसी पैटर्न में आप पढ़ाई करते रहिए। चौथा पॉइंट ये है कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक बेयरक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस, एक होता है एक पूरा बेयरक्ट पढ़ना अच्छे से, और एक होता है कुछ सेक्शंस छोड़ना जो हमारे पेपर पर्पज से काम के ही नहीं है, जो रिलेवेंट ही नहीं है। तो जो पूरा बेयरक्ट पढ़ते हैं ना, उसे तो हम कहते हैं कि वो लोग तो कर रहे हैं हार्ड वर्क, गधा मजदूरी कर रहे हैं वो लोग। इन लेमैन लैंग्वेज में बोले हार्ड वर्क यानी गधा मजदूरी। वो अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे, अकल नहीं लगा रहे कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ रहे हैं। क्या ये जुडिशरी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस एरिया से। हमें नॉलेज गेन करनी, अच्छी बात है, लॉ की नॉलेज अगर आपको गेन करनी है, आप पूरी बेयरक्ट पढ़िए, बहुत अच्छा है। पर अगर आपको जुडिशरी क्लियर करना है, आपका फोकस जुडिशियल ऑफिसर बनने का है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। उस बेयरक्ट से आपको सेक्शंस फिल्टर आउट करने पड़ेंगे कि कौन से जुडिशरी में पूछे जाते हैं, कौन से रिलेवेंट है जुडिशरी में पूछने के लिए, या कौन से सेक्शंस का जुडिशरी से कोई लेना देना नहीं है, रिलेवेंस ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, स्मार्ट वर्क करनी है, ना कि हार्ड वर्क करना है। गधा मजदूरी में किसी का फ़ायदा नहीं होता है। फिर आता है कि आपको राइट मटेरियल आपके पास एकदम कलेक्ट होना चाहिए, यानी कलेक्शन ऑफ राइट मटेरियल। अगर प्रॉपर मटेरियल ही नहीं है आपके पास, जो मटेरियल आप रेफ़र कर रहे हो वो अपने आप में डाउट क्रिएट कर रहा है, अपने आप में क्लियर नहीं है, तो आपके वो कॉन्सेप्ट्स कभी क्लियर नहीं कर पाएगा। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी चेंज करना पड़ेगा, और आपको प्रॉपर नोट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, प्रॉपर बुक रेफ़र करनी पड़ेगी। तो आप जो मटेरियल रेफ़र कर रहे हो वो ऑथेंटिकेटेड, रिलायबल होना चाहिए, एकदम सही मटेरियल आपके पास होना चाहिए। फिर इसी के साथ इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि वन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन।
आप जो चीज़ रेफ़र कर रहे हो ना, आप एक ही सोर्स पे पकड़िए, एक ही बुक पढ़िए और उसी पे स्टिक रहिए। आप 10 बुक भी पढ़ लेंगे ना तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है 10 के 10 बुक में, कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। सारे बंदे एक ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं पर तरीका उनका अलग-अलग होता है। तो अलग-अलग तरीके से समझने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम हो जाते हैं कन्फ्यूज़। बहुत से स्टूडेंट रेफ़र करते हैं, अच्छा सर उनके नोट्स अच्छे थे तो मैंने उनको रेफ़र किया, मैंने ये बुक भी रेफ़र करी और सर राउल्स के नोट्स भी अच्छे थे तो मैंने ये रेफ़र किया, XYZ इंस्टीट्यूट के सर नोट्स अच्छे थे मैंने ये रेफ़र किया, कोई जुडिशियल सर्विस किसी ने क्रैक करी सर उसने ये नोट्स रेफ़र किए थे तो मैंने ये नोट्स भी रेफ़र कर लिए। आपको क्या करना है, आपके पास जो नोट्स है आप उसी पे स्टिक रहिए। आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे, ना कि नोट्स इकट्ठे करने में कि मैंने ये नोट्स पढ़ लिए, मैंने ये पढ़ लिए, मैंने 10 बुक पढ़ ली। उससे क्या फ़ायदा निकलेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में डाउट क्रिएट हो गया तो 10 बुक पढ़ने का टाइम वेस्ट हुआ। तो आपको स्ट्रिक्ट रहना है कि आपके पास एकदम करेक्ट मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जो डाउट क्रिएट नहीं करता है, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर रहा है और वो आपको समझाने में कॉन्सेप्ट्स कैपेबल है। दूसरा, आपको एक ही इन्फॉर्मेशन एक ही नोट्स पे स्टिक रहना है। आपको चेंज नहीं करने हैं नोट्स कि सर के नोट्स थे उनसे मिले अच्छे लगे मेरे को तो मैंने वो पढ़ लिए, किसी और से मिले अच्छे लगे वो पढ़ लिए। सबसे अच्छी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको अपनी वन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, आपके पास जो मटेरियल आपने कलेक्ट किया है उसे स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, कंसेप्ट समझिए और उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करिए। आप अपनी लैंग्वेज में आपने क्या समझा है, आपने क्या बुलेट पॉइंट्स बनाया उसमें नोट डाउन करिए, ना कि किसी और का कॉपी करिए। क्योंकि सबके तरीके अलग अलग होते हैं, पढ़ने के पढ़ाई के तरीके अलग होते हैं। कुछ पॉइंट जो मुझे आता होगा, मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को ऑलरेडी आता है तो मैं वो नोट नहीं करूँगा अपने नोट्स में। पर शायद वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपको नहीं आता हो तो वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। तो हमें स्टिक रहना है, हमें अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, किसी के नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है। आप दूसरों के नोट्स रेफ़र करिए सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वो भी एक पे ही स्टिक रहिए, अलग अलग नोट्स कॉन्सेप्ट समझने के लिए रेफ़र मत करिए, उससे कन्फ्यूजन ही क्रिएट होती है। फिर आपको करना है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत लोग कहते हैं, ये डिनाई कर देते हैं, सर आज पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला तो मैं ये कर नहीं पाया, मैं सर आज शादी में जाना था, आज हॉस्पिटल में गया था, आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, बाहर चले गए, आज पढ़ने का मन नहीं हुआ। नहीं, जिसको अपने गोल पे जाना है वो ये बहाने नहीं मारता है, वो अपना टाइम मैनेज करना जानता है। और आप अगर जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो आपको इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप अपना टाइम मैनेज करके चल सकें, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा कोर्ट मैनेज करना होगा। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में आपको कैसे करना है, आपको पता है, आपको सुबह उठते ही अपने पूरे दिन का शेड्यूल रूटीन सेट करना है कि मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं। सिर्फ दिन होता है 24 घंटे का, 24 घंटे में आप 4 घंटे स्पेयर कर सकते हो आराम से। 4 घंटे 24 घंटे में से आप आराम से निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। मैं ये नहीं कह रहा 4 घंटे आप एक साथ पढ़िए, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, कोई आधा घंटा पढ़ सकता है एक साथ, कोई 2 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ सकता है, कोई 4 के 4 घंटे बैठ के एक साथ पढ़ सकता है। आप अपनी क्षमता अनुसार टाइम मैनेज करिए कि हाँ मैं सुबह पढ़ना चाहूँगी, क्या मैं मॉर्निंग में पढ़ने कन्वीनियंट हूँ, क्या मैं इवनिंग में पढ़ने की कन्वीनियंट हूँ या पढ़ने में कन्वीनियंट हूँ। जैसे आपको ठीक लगे, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, टाइम मैनेज करिए और आप अपना काम करिए, पढ़ाई करिए। कोई बहाने नहीं चलेंगे, सर झाड़ू करना था, घर में काम करना था, गेस्ट आ गए, बाहर जाना था, फ्रेंड्स ने बोला आज उसका बर्थडे था, कहीं कुछ नहीं। आपको ध्यान रखना है, आपको अपने गोल पे फोकस रखना है, गोल से डेविएट नहीं होना है। आप सब चीज़ में जाइए, एंजॉय करिए, पर अपने टाइम को, पढ़ाई के शेड्यूल को मैनेज करते हुए चलिए। आपका जो डेली का गोल होना चाहिए पढ़ाई करने का, आप उसे अचीव करिए और आप साथ में एंजॉय भी करिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ये नहीं कह रहा टाइम मैनेजमेंट में मतलब कि आप कहीं बाहर मत जाइए, घूमने फिरने मत जाइए, पढ़ते रहिए, नहीं। आप टाइम ऐसे मैनेज करिए कि आप घूम फिरने भी जा सकते हो, आप अपना डेली टारगेट भी अचीव कर सकते हो। फिर आता है कि हमें अपना जो लैंग्वेज पार्ट होता है स्टेट्स के अंदर वो नेगलेक्ट नहीं करना है, ये सोच के कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हूँ, अगर हिंदी आती है तो मेरे को तो हिंदी आती है, मैं कर लूँगा बाद में एंडिंग में। इंग्लिश वाले सोचते हैं कि हाँ मैं तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश का क्या मैं देख ही लूँगा एंडिंग में। अभी लॉ पे फोकस करते हैं, नहीं। लॉ जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज पार्ट है, दोनों का वेटेज इक्वल है। चाहे मार्क्स लैंग्वेज पार्ट के क्वेश्चंस के कम आते होंगे, पर लॉ और लैंग्वेज वेटेज इंपॉर्टेंस वाइज आपको पेपर क्लियर कराने में रोल दोनों का बराबर है। उल्टा लैंग्वेज का रोल ज़्यादा है, यहाँ आपको इजी है और स्कोरिंग होता है, आपको स्कोर करना इजी होता है, स्कोर मार्क्स लाने। तो आपको लैंग्वेज पार्ट को नेगलेक्ट नहीं करना है और हमेशा ध्यान में रखना है
आपको दिमाग में कभी भी ये पॉइंट आया ना कि हाँ मेरे को इस टॉपिक से सारे पॉइंट्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, अच्छे से पूछ लो कभी भी, तो आपको क्या करना है, आपको उस पूरे चैप्टर का या जो भी सेक्शन से है आपको मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन करना है, डायरेक्ट बंद करनी है, और जो भी पॉइंट्स है आपको बोलने हैं, ऐसे बोलने हैं कि आप किसी को वो वीडियो शेयर करोगे तो उसे समझ में आनी चाहिए। फिर आपको वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद प्ले करके आपको सुनना है और डायरेक्ट से रेफर करना है कि आपने क्या पॉइंट्स छोड़े, कैसे किए, या आप इसका आंसर्स को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते थे। इनका मैनेजमेंट, जो आंसर का अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होना चाहिए, कौन सा पॉइंट ऊपर आना चाहिए, कौन सा नीचे, क्या मैं कौन सा सेक्शन कनेक्ट कर सकता था। आप अपने आप को एनालिसिस करिए, इवैल्यूएट करिए, आपको अपनी गलतियां मिलेगी, और जिस दिन आपके ये सारा 100% करेक्ट हो जाए, आपने कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा, कोई पॉइंट नहीं छोड़े, केस लॉस XYZ सारी चीज़ें दी, उस दिन आप अपने मन में अश्योर रह सकते हैं कि हाँ मेरे को ये टॉपिक अच्छे से आता है। उससे पहले आपका अश्योरेंस आपकी गलत फहमी है, और गलत फहमी में मत रहिए। लास्ट पॉइंट जो है स्ट्रेटेजी के लिए, आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है डिस्कशंस में। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो डिस्कशंस वगैरह कहीं पे भी हो रहा होता है वो छोड़ के भाग जाते हैं, वो क्वेश्चन फेस करने से डरते हैं। अरे भैया, क्वेश्चन फेस करने से मत डरो, सही या तो सही होगा या गलत होगा। ये तो वैसी बात हो गई कि आपने जुडिशियल एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा, कि हाँ आपने अप्लाई किया, तो आपने अप्लाई किया तो आपको रिजल्ट के बारे में पता है, या आपका सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो डरने की क्या ज़रूरत है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये तो आप मेंटली प्रिपेयर हो ना जिस वक्त आपने फॉर्म अप्लाई किया, कि इसके दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, दो ही कॉन्सिक्वेंस होंगे, या तो आई विल बी ए जुडिशियल ऑफिसर या आई विल बी रिजेक्टेड। तो सेम चीज़ है, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका क्वेश्चन या तो आपका आंसर करेक्ट होगा, या आपको सीखने को मिलेगा, यू विल लर्न कि नहीं इस सेक्शन को इस तरीके से एनालिसिस करके अप्रोच करना था, इस तरीके से अप्लाई करना था। तो एक तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपके माइंड की एप्लीकेशन क्षमता बढ़ेगी, आप सेक्शंस को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। ये मत डरिए कि 10 लोग खड़े हैं, मेरा आंसर गलत हुआ तो 10 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये रेलेवेंस ही नहीं रखता, रेलेवेंट ही नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सही या गलत आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप सही हो तो आप 2 जने को सिखा के जाओगे कि ये चीज़ ऐसे होती है, और आप गलत हो तो आपके 2 जनों से आपसे सीखने को मिलेगा, और वो आपके पेपर में कब काम आ जाए किसी को नहीं पता। सो डिस्कशन में पार्टिसिपेट ज़रूर करिए, इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना है। तो हमें स्ट्रैटेजीज क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं और फॉलो करना है डेली बेसिस पे। पहले कि हमें पैटर्न बनाना है, पैटर्न बनाने के बाद हमें दिमाग में रखना है कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी के बाद हमारा फोकस पे रहना ज़रूरी है कि हमने किस स्टेट्स को टारगेट किए हैं। हमें हार्डवर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो जुडिशरी में पूछी जाएगी, हमें लॉ पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें देखना है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो हम बुक रेफ़र कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है, क्या हमारे कंसेप्ट उससे क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर हमें हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन का सोर्स रखना है, हमें एक ही चीज़, एक ही बुक ही रेफ़र करनी है, अलग अलग बुक रेफ़र नहीं करनी है। और वो कंसेप्ट समझ के हमें अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं जो हमारे फ्यूचर रेफरेंस में काफ़ी काम आएंगे। फिर हमें पूरे दिन का टाइम मैनेज करना है कि हम 3 से 4 घंटा या जो भी हमारे पढ़ाई के हमने फिक्स किए हैं टाइम, उतना हम कैसे पढ़ सकें, वो अपनी अपनी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग करना है। सबका अपना अपना रूटीन अलग होता है, तो वो आपको सेट करना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट पूरे दिन में कि आपको 4 से 5 घंटे कैसे निकालना है पढ़ाई के लिए। फिर आपको करना है लैंग्वेज पार्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है। लैंग्वेज पार्ट पे उसी दिन से तैयारी स्टार्ट करिए जिस दिन से आप लॉ पे तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। दोनों को वेटेज बराबर दीजिए, किसी को भी कम मत आकिए। लास्ट, डिस्कशन से पार्टिसिपेट करने से चूके ना, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए। और अगर आपके आसपास कहीं डिस्कशन नहीं हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच में डिस्कशन क्रिएट करिए, टॉपिक आप उठाइए कि इसमें कैसा हो सकता है, या ऐसे होगा या नहीं होगा। और ऐसे ही लोगों के साथ आप कंपनी रखिए जो इच्छा रखते हैं पार्टिसिपेशन करने की, डिस्कशन करने की, और आपको मोटिवेट करते हैं और आपकी गलतियां बताते हैं। आपको किसी को इम्प्रेस करने के लिए डिस्कशन क्रिएट नहीं करना है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पूछा, मेरे को इसका आंसर आता है, यू ऑल विल बी इम्प्रेस्ड कि हाँ आई नो दिस टेक्निकल क्वेश्चन। नहीं, ये बेवकूफ़ी है, किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। एक्चुअल डिस्कशन लेके आइए और उसको आराम से आप वहाँ क्वेश्चंस डालिए, और ऐसे बंदों के बीच में आप अपना डिस्कशन करिए जो सारे इंटरेस्टेड और गोल ओरिएंटेड बंदे हो। कुछ होते हैं जो टाइम पास में जुडिशरी में आ जाते हैं करने के लिए, नहीं, हमें उन बंदों से दूर ही रहना है, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट तो कर ही रहे हैं, हमारा भी टाइम वेस्ट करेंगे। सो ये थी सारी स्ट्रेटेजीज, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज जो आपको फॉलो करनी चाहिए, और ये आपको बहुत हेल्प करेगी जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करने में। और आपको, अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो आपको कुछ ही दिन के अंदर चेंजेस आपको मिल जाएगा कि आपको पढ़ाई करने के तरीके में, आपके नॉलेज रिटेंशन पावर में कैसे क्या है, आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा।
और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो चाहिए कि पैटर्न ऑफ स्टडी कैसा होता है, कि ये डिटेल में बताइए सर कि प्री के सेक्शन नंबर कैसे याद करें, या मेंस के कॉन्सेप्ट को कैसे रिटेन करके रखें, या स्टडी कैसे करनी है, इनका रिवीजन डेली बेसिस पे कैसे करें, या कंसिस्टेंसी कैसे चाहिए, तो अगर इन पे डिटेल वीडियो चाहिए आपको पैटर्न ऑफ स्टडी पे, तो मेरे को मैसेज करिए, मेल करिए, व्हाट्सएप करिए, या वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको पैटर्न ऑफ स्टडी पे एक डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं। चलिए फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जुडिशरी क्रैकर। आई होप you like the video. So please subscribe to the channel and click on the bell icon. Thank you and have a good day.